तो फिर एक बार आप सभी लोग तैयार हो जाइए। प्राचीन भारत तो प्राचीन हो चुका है, अब हम मध्य की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और कल हम लोग राजनीतिक परिचय ले रहे थे, है ना। और राजनीतिक परिचय के क्रम में आप सभी को याद होगा, राजनीतिक परिचय के क्रम में हम लोग कल उत्तर भारत में बात कर रहे थे 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। ठीक, पहला एक आइडिया हमने दिया था आपको कि देखो 550 से 750 जब हम पढ़ते हैं तो गुप्तों के पतन के बाद जैसे बंगाल में एक शशांक के शासन के बारे में है ना, बिहार में उत्तर गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में वल्लभी के मैत्रक हैं, मालवा में यशोधर्मन का हमने उल्लेख किया था, जस्ट केवल मेंशन किया था हमने, कोई इसके बारे में पढ़ना नहीं था, बस एक आइडिया हमें रखना था। इधर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कन्नौज में मौखरी वंश और हरियाणा में वर्धन वंश की बात हुई थी आपसे। यहां पर हूनों का शासन था पंजाब वाले इलाके में। यहां वतापी के चालुक्य थे, वतापी कर्नाटक में एक जगह पड़ता है। ठीक है, और यहां पर पल्लव का शासन, ये प्रमुख राज्य थे इसके बीच में 550 से 750 के बीच। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग लगभग मान के चलिए, अब कहने के लिए है कि गिनती बड़ी शक्ति के रूप में है, आपको याद भी रह जाएगा ना कि 9वीं सदी में था कि 11वीं सदी में था, वो भी बहुत होता है। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, बस क्रम बस ध्यान रखिए, और क्रम अब रह जाएगा किसके बाद किसका शासन रहा। तो उसको ज्योग्राफिकली हमने अरेंज कर रखा तो आपको ध्यान आ जाएगा। प्रतिहार था, प्रतिहार के बाद छोटे छोटे राज्य थे, गुजरात में कौन, राजस्थान में कौन, ऐसे करेंगे आप तो ऑटोमेटिक एक क्रम बन जाएगा आपका, वो क्रम जरूरी है। ठीक है, गोपाल हो गया है ना, इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लें आप। एक लिख लें आप गोपाल के बारे में कि जनता के द्वारा चुना गया शासक, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया शासक है। इसको इसके बारे में कहा जाता है कि जनता ने इसको चुना था। वहां पे कुछ अराजकता आ गई थी, इतिहास तो बहुत पता रहता नहीं है उस दौर का क्या था, पब्लिक ने तय किया कि ये हमारा नेता होगा। ठीक है, एक आप लिखें आप, इसने ओदंतपुरी महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार ठीक है, ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण, ये पड़ता है बिहार में। ठीक है, बिहार शरीफ एक जगह है ना, नालंदा के नजदीक है। ठीक है, तो वहां पे इसने एक महाविहार यानी शिक्षा का केंद्र, भिक्षुओं के रहने की जगह प्लस शिक्षा का केंद्र। गोपाल के बाद नेक्स्ट शासक की चर्चा होती है, उसका नाम है धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी। इसके बारे में लिख लेंगे आप। एक तो लिखें आप विक्रमशिला महाविहार, ये भी पड़ जाएगा बिहार में, भागलपुर में। शिक्षा का ये भी बहुत बड़ा केंद्र था नालंदा के बाद। ठीक है, और इसने एक बनवाया सोमपुरी महाविहार, ये पड़ जाएगा आपका बांग्लादेश में। धर्मपाल की गिनती भी नहीं कि योग्य शासक में होती है, शक्तिशाली शासक में होती है ना, विक्रमशिला और सोमपुरी। ठीक, इसके बाद एक शासक का और नाम लिख करके छोड़ देना है आपको, वो है देवपाल, 810 से 850 ईस्वी।
810 से 850 ईस्वी। इसकी गिनती भी शक्तिशाली ऐसे। अब देखो 400 से ज्यादा लंबा शासन काल है, ठीक है, तो 20-25 शासक हैं, कोई एक दो तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा एक नाम का एक फ्लो बन गया आपका, सपोर्ट वाले मैटर में बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, बट मेरी नजर में फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक। पालों का जो एरिया था जहां शासन किया था उसमें लिख लेंगे आप बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पालों का शासन कहां था? बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। पाल वंश हो गया आपका ये। पाल के बाद इसी वाले एरिया में इन्हीं के एक अधीन थे सेन वंश, 1160 से 1206 ईस्वी। इसमें एक योग्य शासक हैं, लक्ष्मण सेन का नाम आएगा। लक्ष्मण सेन के बारे में जयदेव करके एक बड़े विद्वान हैं, उनकी रचना है गीत गोविंद, ठीक है। वैष्णव ग्रंथ है, राधा कृष्ण पे केंद्रित है, बहुत फेमस घटना है, रचना है गीत गोविंद। बहुत सारे क्लासिकल डांस में आज भी इस गीत के ऊपर डांस किया जाता है, ठीक है। जयदेव लेखक हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव, ठीक। और एक तुर्क था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में नालंदा महाविहार को जलाया था। नालंदा महाविहार को जलाया था इसी के शासनकाल में, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विहार को जला दिया गया था, कुमारगुप्त के समय बना था, इसके समय जलाया गया था। और बाद में तुर्कों का कब्जा हो जाएगा सेन वंश के बाद, बंगाल पर तुर्कों का कब्जा स्थापित हो जाएगा बख्तियार खिलजी के साथ ही 6 तक आते आते, ठीक है। तो ये होगी पूर्वी भारतीय कहानी। तो आपको याद होगा हमने कहा था पाल और प्रतिहार में कन्नौज पर सत्ता को लेकर संघर्ष। पाल तो आगे भी हैं, प्रतिहारों के समकक्ष भी थे, और उससे आगे का भी कार्यकाल है पालों का। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट याद होगा आपको, 3 वर्ड यूज किए थे ना, है ना। नोट करके लिखें आप, एक दो इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव के मकसद से है भी। देखिए पूर्व मध्य काल को, पूर्व मध्य काल को ठीक है, पूर्व मध्य काल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शब्द को लेकर के भी फिर अलग अलग ओपिनियन होता है, राजाओं का पुत्र हो गया ऐसे करके। ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्य काल में राजपूतों के 36 कुलों की चर्चा होती है अलग अलग साहित्य में। और जो भी योद्धा वर्ग थे, ठीक है, जो प्राचीन काल में जो क्षत्रिय वर्ण के थे या बाहर के आक्रमणकारी जो भारत में आके बस गए थे, ठीक है, उन सबको ले करके ही मतलब राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है लड़ने वालों के लिए। पूर्व मध्यकाल में बहुत पॉपुलर हुआ राजपूत, ठीक है। इसी में लिखेंगे आप, आबू पर्वत पर
वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ किया गया था और अग्निकुंड से, अग्निकुंड से ठीक है, ठीक है, अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति, 4 राजपूत कुलों या वंशों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 4, ठीक है, चारों का नाम लिख लीजिए आप इसमें। एक लिख लें आप प्रतिहार, एक लिख लें आप परमार, एक लिख लें आप चौलुक्य या सोलंकी, और एक लिख लें आप चौहान। ठीक है, लिख लिया आपने चारों को। 4 हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी आ जाएगा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन राजपूत वंश नहीं था, मतलब उसमें एक किताब में चंद्रप्रदायी में ऐसी कहानी बताई गई है। वहां चंद्रप्रदायी के अंदर अत्याचार बहुत बढ़ गया था, ठीक है। अब ऋषि मुनि भी सुरक्षित कुछ नहीं रह गए थे, तो यज्ञ किया उन्होंने, मतलब कुछ योद्धाओं का आह्वान किया उन्होंने। क्योंकि परशुराम ने क्या किया था, एक ऐसी पौराणिक कथा है कि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, ठीक है। तो फिर इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ से फिर 4 जो है राजपूत योद्धा, 4 वंश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ऐसा दिया गया है उसमें, उसकी अलग तरीके से व्याख्या होती है, बट ये भी चर्चित है अग्निकुंड उत्पत्ति यज्ञ के दौरान, ठीक है। तो ये 4 नाम, राजपूत शब्द का खूब यूज किया गया, ये 2 नाम ऐसे ध्यान रखिएगा नोट करके आप, ठीक। बाहरी आक्रमण में आ जाइए अब आप। पूर्व मध्यकाल में बाहरी आक्रमण की बात कर रहे हैं हम लोग, या बाह्य आक्रमण। एक कहा जाता है अरब आक्रमण, जिसके बारे में कल मैंने मेंशन कर दिया था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि मसला बताया जाता है, व्यापार का मसला था, लूटपाट का मसला था। ये सिंध का इलाका हो गया आपका, यहीं पे सिंध है, यहीं पे आपका मुल्तान है ना, सिंध मुल्तान ये सब इलाका हो गया आपका, यहाँ है ना। ये लूटपाट का, यहाँ के जो लूटपाट करने वाला गैंग था वो व्यापारियों को लूट लिया करता था। तो अपने खलीफा के अनुमति से, खलीफा यानी शासक की अनुमति से इसने सैनिक अभियान किया और यहां कब्जा कर लिया। लेकिन इसको आगे बढ़ने से प्रतिहारों ने रोक दिया था मोहम्मद बिन कासिम को। शासन किया वहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने, और जो इस्लामिक शासन व्यवस्था पहली बार भारत में कहा, सिंध वाले क्षेत्र में लागू होगी, मुल्तान वाले क्षेत्र में लागू होगी। इस्लाम के अनुसार कर लगाएगा, जैसे जजिया है, जकात है, खराज है, खुम्स है, शरीयत को लागू करेगा, इस्लामिक कानून को लागू करेगा, है ना। तो ये सब टर्म वगैरह हम अभी आगे सल्तनत काल में ही पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे एक प्राय किताबों में मिलता है, भारत में जजिया सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन, जजिया ही नहीं बाकी कर भी लगाएगा, वो खराज भी लगाएगा। ये 4 इस्लाम सम्मत कर होते हैं, है ना। जजिया क्या होता है, गैर इस्लामिक सुरक्षा, प्रजा से सुरक्षा के बदले। जकात क्या होता है, आय का एक हिस्सा, 40वां हिस्सा, है ना। खराज क्या होता है, भू राजस्व होता है। ऐसे करके 4 इस्लाम सम्मत कर होते हैं। मैं सल्तनत काल में लिखाऊंगा तो वहां फिर इसका जिक्र कर दूंगा। स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा यहाँ व्यापार बढ़ेगा, कुछ शहरों का थोड़ा बेहतर जीवन रहेगा सिंध का। इसके बाद जब ये वापस लौट के जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, तो कोई ना कोई इस्लामिक वंश ही शासन करेगा। जैसे एक करामिता वंश का यहां उल्लेख मिलेगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस वाले इलाका में कोई ना कोई इस्लामिक शासन ही यहां शासन करेगा, ठीक।
ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि सबसे पहले इस इलाके का इस्लामीकरण शुरू। अच्छा, जहां आते हैं मुट्ठी भर लोग नहीं, आक्रमण करते हैं, रह जाते हैं, फिर स्थानीय लोग ही धर्म को अपनाते हैं। धर्म कैसे अपनाते हैं? या तो डर से अपनाएंगे या लालच में अपनाएंगे, नहीं तो मार दिए जाएंगे। ठीक, या तो डर से अपनाएंगे या फिर लालच में अपनाएंगे। तो जहां जहां कब्जा होगा वहां वहां इस्लाम मानने वालों की संख्या, तो भारत में जो इस्लाम मानने वालों की संख्या है, स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा है। बाहर तो समझो बहुत कम संख्या में आकर ये बस जाते थे यहीं पर। ठीक है, और बहुत सारी भाई कुछ खूबियां हैं, तभी तो शासन कर पाते थे वो। घुड़सवारी में बेहतर होते थे, तलवारबाजी में बेहतर होते थे। ठीक है, और शुरू शुरू में चूंकि धर्म को लेकर एकता का भाव भी बड़ा होता है, धर्म प्रचार का भाव भी बहुत होता है। इस्लाम का कोई भी अभियान होगा तो उसमें एक उद्देश्य होता है, धर्म का प्रचार। उसको लिखने की जरूरत, भाई हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं हम। ठीक है, ये रहता है। तो इसके बारे में कल हमने बता ही दिया था आपको, ब्राह्मण वंश, राजा वहां का दाहिर था, है ना, और ये कहानी खत्म हो गई थी। इसके बाद दूसरा जो आक्रमण है उसका उल्लेख होता है महमूद गजनी। 1000 से 1027 के बीच 17 आक्रमण। ये कहां से करता है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, लिख लेंगे आप, 17 आक्रमण। ठीक है, तो पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण करता है ये शाही वंश। ठीक है, नोट्स में ना सब नाम लिखा हुआ रहेगा। मेरा सुझाव जो बार बार देता हूं मैं आपको, कि आप जितना मैं लिखा रहा हूं उतना पे ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई शासक तो रहा ही होगा, चाहे जयपाल हो पहला था, उसके बाद आनंद पाल था, जैसे मैंने लक्ष्मण सेन लिखाया आपको, तो नोट्स में सामंत सेन, बल्लाल सेन और भी सेन शासकों का उल्लेख मिलेगा आपको। तो मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा, कि दिमाग में बहुत चीजें बैठानी है आपको। अति उत्साह में बहुत बैठा लेंगे ना आप, तो आगे डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। जब सब कमांड हो जाए ना, तो फिर आप, एक समय आता है जब आपको लगता है कुछ और प्रैक्टिस करें, कुछ और जाने हम, तब ठीक होता है। अभी बहुत पढ़ना है आपको, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई ठीक से। ठीक से पार्टी शुरू नहीं हुई है। अब कह दूंगा मैं 18 मार्च 1940, ठीक है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, 23 मार्च 1940, ठीक है, फिर लगेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, ठीक है, मई 1940, चर्चिल का, बहुत सारे डेट पढ़ने हैं, मंथ पढ़ने हैं, बहुत पढ़ना है। 5 मार्च 1931 तो गांधी इरविन पैक्ट, 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा, 26-27 मार्च कराची अधिवेशन। तो आपको लगेगा, इसलिए बहुत पढ़ना है अभी आपको, अभी तो पार्टी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। एंशिएंट इंडिया में बहुत राहत है कि आपको वर्ष वर्ष बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, लमसम शताब्दी पढ़ के निकलिए। ठीक है, मेडिवल इंडिया में बढ़ना शुरू हो जाएगा, नाम थोड़े बढ़ जाएंगे। मॉडर्न में चूंकि घटनाएं इतनी प्रामाणिक है सब है, और न चाहते हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के आपको डेट, कभी मंथ, वर्ष तो याद रखना ही है। एक साथ चलेगा ना आपको। फरवरी 1919 गांधी जी ने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाया। मार्च 1919 रॉलेट कानून पारित हुआ। 30 मार्च 1919 गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 किसी कारण से गांधी जी ने, ठीक है, विलंब से शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 घबराइएगा मत, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 18 अप्रैल 1919 गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। तो क्या करें, वहां तो पढ़ाऊंगा मैं, उसके रिक्वायरमेंट ऐसे है, इसलिए जहां से मैं निकाल रहा हूं वहां से आप निकलते चलिए। सपोर्ट के मैटर होंगे आपके पास, जितना मैं कह रहा हूं उतना करिए। क्यों, एग्जाम निकालने के लिए हम लोग रख रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? ऐसे नहीं जाने कितने वर्ष हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, पहला आक्रमण इसने किया शाही वंश के विरुद्ध में, उसको मदद ज्यादा मिल नहीं पाया, जब ये आया घूमा और वापस चला गया। ठीक है, उसी समय घेर लेते सब गजनी को, तो गजनी, ठीक है, फुल टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है इसका, गजनी का सब काम हो जाता है, बट घेरा ही नहीं सब लोगों ने मिलकर। बाद में घेरने की कोशिश की, तब तक वो अंदाजा लगा चुका था क्या करना है हमें। ठीक, प्रथम आक्रमण एक माना जाता है, जो सोमनाथ वाला आक्रमण की बात हमने की थी आपसे, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है। 1025-26 भीम प्रथम, जो कल मैंने लिखवाया था आपको। ठीक, 1025-26 अंतिम अभियान 1026-27 माना जाता है इसका, राजस्थान के जाटों के विरुद्ध। राजस्थान के जाटों के विरुद्ध कहा जाता है, पैसा लूट लूट के जा रहा था, तो राजस्थान के जाटों ने गजनी को ही लूट लिया। ठीक है, तो लुटेरों को लूट लिया, तो इस लूट का बदला लेने के लिए वो, ठीक है, ठीक ही किया, लूट करके, लुटेरा था तो इसको लूटा, बढ़िया किया, है ना, जाटों के विरुद्ध, है ना। तो ऐसे करके, तो बहादुरी नहीं है कि आप 17 आक्रमण पढ़ेंगे, इसमें कभी कोई सवाल नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, 11वीं सदी में हमला कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसके आक्रमण का, लिख लें आप, धन की प्राप्ति जो प्रमुख उद्देश्य है, और सैन्य संसाधनों की प्राप्ति, सैन्य संसाधनों की प्राप्ति, इस्लाम का प्रसार, धर्म का प्रसार, धन की प्राप्ति, सैन्य संसाधनों की प्राप्ति, धर्म का प्रसार, हिडन रहेगा, फिक्स रहेगा आपका, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं हम, है ना। ठीक, ये सब इसका उद्देश्य। सैन्य संसाधन में हाथी पे इसकी निगाहें थी, इसकी इच्छा थी ना कि अफगानिस्तान से वो उज्बेकिस्तान, उन सब इलाकों को जीते, ये मतलब इधर उसका बस था कि पैसा मिल जाए। टारगेट करता था विहारों को और मंदिरों को, जिसको खूब चढ़ावा मिला था। ठीक है, काफी नुकसान पहुंचाया इसने, है ना। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, तो भाई मंदिर का मतलब मूर्ति पूजा एक तरह से हो गया। विहार ज्यादातर महायान वाले समृद्ध थे, वहां भी मूर्तियां बनती थी, तो भाई हम मूर्ति भंजक हैं, हम इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं, बुत पूजा का ये कॉन्सेप्ट लेके चलता था अपने साथ, धर्म का प्रसार। ठीक, आगे और एक पॉइंट लिख लें, नोट करके, आप नोट करके लिख लेंगे इसके बारे में, 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है ये। एक लिख लेंगे आप, पंजाब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण या शासन प्रारंभ किया। शाही वंश वगैरह के कमजोर होने के बाद पंजाब पर इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण या शासन स्थापित किया। यानी ये जो पॉइंट है आपका, जैसे सिंध था ही पहले से आपका, ये पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, यहां पे भी इसके बाद इस्लामिक शासन स्थापित हो गया। 8वीं सदी में यहां, 11वीं सदी में यहां। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले इलाके का ही इस्लामीकरण शुरू हुआ है मध्यकाल में। ठीक, सबसे पहले पाकिस्तान वाले इलाके का। अब यहां शासन किसका हो जाएगा? गजनवी वंश का। इसके उत्तराधिकारियों का शासन चलता रहेगा। ठीक, ये सब हमने बताया था आपको, अफगानिस्तान से अभियान करते थे ये, है ना। एक काम तो इसने ये कर दिया कि भाई पंजाब पे, अब इससे क्या हुआ, परमानेंट इधर से आने का रास्ता खुल गया। जो अफगानिस्तान वाले थे, कोई भी हमला करना चाहे इस रास्ते से हमला आ गया, मतलब सीमा पे रोक दीजिए उसको, बॉर्डर पे। ठीक, और इस्लाम का जो नेचर था उस समय, यदि उसकी समझ होती तो उसको रोका जा सकता था, बट उस तरह की समझ नहीं थी शासकों को। भारत के जितने भी शासक थे सबको लगता था
कि इस धरती पे हमसे ज्यादा योग्य कोई शासक नहीं है और हमारे ब्राह्मणों से ज्यादा विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं इस पूरी दुनिया में, ठीक है। हम श्रेष्ठ हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं। जिसको जानना है समझना वो भारत, तो जानने समझने योग नहीं छोड़ेगा फिर उसके बाद, ठीक है। नालंदा महाविहार को जला देना कितना बड़ा नुकसान है भारत का ही नहीं, पूरे मानव सभ्यता का। वहां पे इतने सारे बुद्धिस्ट ज्ञान की परंपरा, ट्रेडिशन, पता नहीं क्या क्या चीजें रही होंगी जिसको आग लगा दिया गया। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो पंजाब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण शासन, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका। अब इसी में एक और पॉइंट लिखेंगे आप, एक अच्छा काम भी हुआ इसके साथ। लिखे अल बरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा। अल बरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा, और इसकी किताब है किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद। किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद, ठीक है। इसके बारे में लिख लेंगे आप कि 11वीं-12वीं सदी में, 11वीं-12वीं सदी में उत्तर पश्चिम भारत, 11वीं-12वीं सदी में उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत के समाज एवं संस्कृति को जानने का, समाज एवं संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समाज एवं संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई यहां पे, है ना। इसके साथ इसने एक महत्वपूर्ण काम कर दिया। अलबरूनी की यात्रा विवरण उस दौर को समझने में भारत के किसी भी साहित्य की तुलना में बहुत उपयोगी है। वो संस्कृत सीखा था उसने, फारसी अरबी का तो जानकार था ही वो। तो ये चौथा है, 4th नंबर हो गया। आपको याद होगा पहला मेगास्थनीज हमने बताया था, दूसरा फायान, तीसरा वेनसांग और चौथा अलबरूनी। 1200 ईस्वी तक का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन सब यात्रियों के यात्रा विवरण की कुछ कुछ बातों को, इसकी भी कुछ बातें मैं लिखवा दूंगा आपको। मुख्य परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होता है ये। जब सवाल आते हैं टफ, अच्छे सवाल आते हैं, जो भी पूछा गया दमदार पूछा गया है वो, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका गजनी, 17 आक्रमण, ये 3 ऐसे परिचय हो गया। उद्देश्य हमने बता दिया। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पंजाब पे अब इसका शासन शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में ही एक जगह है गौर, ठीक, गजनी एक जगह हो गया, ऐसी अफगानिस्तान में एक जगह है गौर। वहां पे एक शमसबानी वंश था, उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और उसने गजनी पे भी कब्जा कर लिया, ठीक। इसके उत्तराधिकारियों को गार फेंका। उसी वंश का था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक। गजनी का भी काम कर दिया उसने, पंजाब में भी उसके उत्तराधिकारियों को विदा। तो जब गौरी हमला करेगा तो सिंध मुल्तान में भी इस्लामिक वंश है, पंजाब में भी इस्लामिक वंश है। गुजरात, सिंध के रास्ते जब गुजरात में आना चाहेगा वो, तो आबू पर्वत की लड़ाई में भीम द्वितीय ने नाम के अनुरूप काम किया था, भीम नाम था, तो नाम के अनुसार उसने गौरी को पराजित। गौरी फिर रूट बदल देगा, फिर पंजाब के रास्ते प्रवेश करेगा। फिर तराइन का पहला युद्ध चौहानों ने नाम के अनुरूप परफॉर्म किया था, बट दूसरी बार वो धोखा खा गया गौरी के आगे। फिर चंदावर का युद्ध यूपी को जीतेगा, फिर बख्तियार खिलजी को बेचेगा, बिहार बंगाल को जीतेगा। ऐसे करके गौरी के समय अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक तुर्कों का नियंत्रण, और इसका उद्देश्य था भारत पर नियंत्रण स्थापित करना। गजनी का था लूटता था और वापस लौट जाता था,
इसका उद्देश्य क्या था मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक। तो जब तक ये रहा, अपने अमीरों अधिकारियों के माध्यम से अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक ये शासन, इसने अपने जीवन काल में अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया था। एक इसका जो सबसे करीबी था उसको कहा तुम अफगानिस्तान देखो, उसका नाम था यलदौज। एक को सिंध और मुल्तान दे दिया था, कहा तुम देखो कुबाचा को। और एक को पंजाब से लेकर बंगाल तक की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसकी मृत्यु होगी तो पंजाब से बंगाल वाला हिस्सा ही दिल्ली सल्तनत के रूप में उभर कर सामने आएगा। अब देखो इसका अभियान या इन सब का अभियान कब हो रहा है? 11वीं 12वीं सदी में हो रहा है। प्रतिहारों का पतन हो चुका है। पतन के बाद जो राजवंश होंगे, कहीं चौहान होंगे, कहीं चंदेल होंगे, कहीं परमार होंगे, कहीं कलचुरी होंगे, यानी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो हम उसको आसानी से रिलेट कर लेते हैं कौन सा वंश कहां शासन इस समय कर रहा होगा। हमसे अपेक्षा होती है कॉन्सेप्ट वाले ऐसे जहां बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है, लोडेड है एकदम, कॉन्सेप्ट वाला कुछ हमसे मिस्टेक ना हो। इंफॉर्मेशन का तो यहां अनंत है, कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो यहां अनंत है सूचनाएं जो हैं, ठीक। तो गजनी का परिचय हो गया है ना। अब लिखें गौरी के बारे में। गौरी के अभियान, बाहरी आक्रमण चल रहा है हमारा, टॉपिक इस समय चल रहा है हमारा बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण, है ना। लिख लें आप, गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी ही लिखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। ये भी अफगानिस्तान से था, है ना, बस इतना ध्यान रखना आपको। लिखें 1175 से 1206 के बीच विभिन्न युद्धों के द्वारा, अलग अलग युद्धों के द्वारा अलग अलग युद्धों के द्वारा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। अब देखो 4 युद्ध का तो उल्लेख हम लोग कर चुके हैं ऐसे ही, जैसे आबू पर्वत की लड़ाई लिखवा दिया था आपको, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। 4 तो हमने पहले ही लिखा दिया आपको, चारों गौरी के साथ ही। समझ में आ रही बात ना। और भी युद्ध हुए हैं इसके, तो विभिन्न युद्धों के माध्यम से इसने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल पर कब्जा किया। अगला पॉइंट लिखें, लिखें कि भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया था। ठीक है, ये क्या था, नियंत्रण रखना चाहता था। धन चाहिए इसको, वो तो है, कभी भी मत सोचिए केवल नियंत्रण रखना चाहता था। पैसा चाहिए, धर्म इस्लाम का प्रसार कर रहा है, ये सब है, बट अंतर क्या था गजनी और गौरी में, ये भारत पे शासन करना चाहता था, बस ये मेजर अंतर है। ठीक, लिखें इसकी मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया। ठीक है, इसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया इसके मृत्यु के पश्चात। ठीक, लिखें अफगानिस्तान पर यलदौज का शासन, अफगानिस्तान पर यलदौज,
इसने वहां पर यलगार किया, यल्लौज का शासन, ठीक है। सिंध और मुल्तान पर कुबाचा का शासन, कुबाचा का शासन, और यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन, पंजाब से लेकर बंगाल। सिंध एवं मुल्तान पर कुबाचा का शासन, पंजाब से लेकर बंगाल तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन, ठीक। जब हम दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे तो यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे हम लोग, जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो कैसे चीजें बदलनी शुरू हो गई है ना। तो ये तो कहानी हो गई सब आपकी उत्तर के तरफ के, ठीक। जितना था 550 से 1200 बीच में उत्तर में जितने तामझाम थे वो सब आपको इसमें समझा दिए गए। अब हम लोग आते हैं विंध्य के दक्षिण में, ठीक। 550 से 1200 ईस्वी के बीच में विंध्य के दक्षिण में क्या हुआ, लिखें आप जरा। विंध्य से दक्षिण, विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक लिख लें आप, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, ये ना प्रशासन का एक यूनिट रहा है, ठीक है। आपको याद होगा यहां पे सातवाहन का शासन था, ठीक। ये वही इलाका है ना। यहां पे शासन स्थापित हो जाएगा आपका अभी इस समय वतापी के चालुक्य, ठीक। वतापी के चालुक्य, इसको कर लेंगे आप, कार्यकाल इसका है 543 से 753 ईस्वी। जैसे संस्थापक है इसका पुलकेशिन प्रथम, और एक प्रमुख शासक में बहुत सारे हैं, एक प्रमुख शासक में है पुलकेशिन द्वितीय। इसी के बारे में हमने कहा था, इसने हर्षवर्धन को हराया था, जो लिखवाया था मैंने आपको। हर्षवर्धन के समकालीन हो गया, 610 से 642 तक शासन था इसका, ठीक। और भी बहुत सारे शासक हैं, क्योंकि लगभग 200 साल तक शासन रहा है, ठीक है। तो शासन तो रहेगा, वातापी के चालुक्य है ना, वो भी रिटन फॉर्म में आपके पास रहेगा, वो सब शासकों की लिस्ट है ना। ये अवधि एरिया हो गया, ये अवधि हो गया ना, यहां नोट करके लिख लें आप। नोट करके लिखेंगे आप, इसी काल में एक अपने कोई स्टूडेंट लिख रहे हैं, सब इश्क के मरीज हो मेरे भाई यहां पर। कोई शर्मा जी ने लिखा है, कौन कौन मरीज हैं शर्मा जी, ठीक है ना। प्रिया तुम ही पढ़ा लो, ठीक है। हाँ प्रिया, आपको तो सब जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है, आप, ठीक है। आप जब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है। ऐसे दूसरे डिस्टर्ब भी तो होंगे वहां पे, है ना, ठीक है। आप बस वो देखिए, आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जितना जानते हैं उतना जानिए। मैं समझा रहा हूं, दिमाग में कुछ मत भरिए, लेकिन देख के तो लग रहा है कि आप काफी कुछ भर चुकी हैं दिमाग में, या आप भर चुकी हैं वैसे तो मुझे लगता है देख के आपको।
ये देखें सर, आप रिक्वेस्ट नहीं देखें, क्या देखना था रिक्वेस्ट में बताओ मुझे। दी बोली नहीं आज, ब्लॉक लाइन में डालो, क्लास रुक गया था तो रिपीट कर दिया करिए। तो रिपीट तो करता रहता हूं मैं। देखो मैं जब यहां लिखा रहा हूं ना तो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में, तो मुझे ये आइडिया रहता है कि स्पीड मेरी ज्यादा है कि कम है। जब ये पूरा करेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपका भी वही स्पीड होगा। ठीक। बुंदेलखंड क्वेश्चन डाउट है सर प्लीज, क्या डाउट है उसमें भाई? शुरू का 10 मिनट फिर से एक बार बताना है आपको, तो आप लोग सब देख लीजिएगा ना अपना, है ना, दोबारा से वीडियो क्लास देख लीजिएगा। अब 10 मिनट में मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं रहेगा ना। इतिहास फाउंडेशन में आप सब पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो टाइम बचाइए इसमें, आप इसमें मत पढ़िए। ठीक, आप इंफॉर्मेशन को पढ़ना कहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बट जिसके जिन जिन लोगों ने पढ़ लिया टाइम बचाइए, हाँ टाइम खराब मत करिए आप लोग, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन क्लास में होते तो मैं देता आपको मेंस का लिखने के लिए, ठीक है, तब अंदाजा लगता आपको आपने पढ़ाई कितनी की है। चार वंश का नाम, चार शासक का नाम पता है, ठीक है, अच्छी बात है, आप पता है तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। कोई जान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको टाइम सेव करना चाहिए, अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए उसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वातापी के चालुक्य की बात हो गई आपसे, नोट में क्या लिखवा रहा था हम लिखें, इसी काल में आंध्र प्रदेश के वेंगी, आंध्र प्रदेश के वेंगी में पूर्वी चालुक्य वंश नामक पूर्वी चालुक्य वंश नामक एक राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, लिख लिया आपने, पूर्वी चालुक्य जैसा एक राज्य। इसके बारे में भी बहुत नहीं, कुछ नहीं जानना आपको, बस इनके परिवार से ही था, आंध्रा में एक अलग राज्य उसने बना लिया अपना। जब आप खूब फुर्सत में हो, कोई काम नहीं हो, तो अनुसंधान करिएगा क्या था नहीं था, हमें तो बस परिचय सा हो जाए। अच्छा, वेंगी का पूर्वी चालुक्य भी था, गुजरात में चालुक्य भी था, बस परिचय सा बना रहे इसी अवधि में, तो इसी 200 वर्षों में कभी बना होगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। ऑप्शनल वाले बच्चों को जानना होता है, जिनका वैकल्पिक विषय उन्हें थोड़ी जानकारी बढ़ानी होती है। जीएस के हिसाब से अभी भी ये बहुत ज्यादा है, ठीक, जो मैं करा रहा हूं, है ना। आईएएस एग्जाम जो है, अब बाकी पीसीएस वगैरह में तो क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट होते हैं, है ना, कोई बहुत उसमें समस्या नहीं होती। हाँ, इसके बाद लिखेंगे आप इस वाले इलाके की हम लोग बात कर रहे थे, वातापी का चालुक्य हो गया। वातापी कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वातापी कहां पड़ता है? कर्नाटक। अच्छा, इसी में लिखेंगे आप वातापी के चालुक्य के बाद, वातापी के चालुक्य के बाद लिखेंगे आप राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश ये है आपका 753 ईस्वी से 973 ईस्वी। सेम एरिया है इनका भी, महाराष्ट्र है, आंध्रा है और उत्तरी कर्नाटक है। राष्ट्रकूट को ना कभी कभी कहा जाता है किताबों में मान्यखेत, एक जगह है महाराष्ट्र में, है ना, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, ऐसे किताबों में लिखा रहता है, ठीक, मान्यखेत के राष्ट्रकूट। संस्थापक का नाम यहां लिख लीजिए, जरूरी तो नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। कुछ महत्वपूर्ण शासक का भी नाम बस
परिचय के लिए जरूरी है। कृष्ण प्रथम, ठीक। एक ध्रुव करके भी शासक हैं, अमोघ वर्ष भी हैं, इत्यादि कर दीजिएगा। संस्थापक में दंतीदुर, कुछ महत्वपूर्ण शासक में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का नाम जैन धर्म के संरक्षण के लिए, और सुलेमान इनके दरबार में आया था, है ना, चर्चा में आ जाते हैं। जैन धर्म को किन किन वंशों ने संरक्षण दिया था, उसमें हमने कहा था राष्ट्रकूट हैं, गुजरात के चालुक्य हैं, जो लिखवाया था मैंने आपको, वही बात रिपीट हो रही है, इसीलिए कुछ नाम भी मैं पिक करता रहता हूं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे शासक हैं। अब कृष्ण प्रथम क्यों जाना जाता है? एलोरा में कैलाश मंदिर के कारण जाना जाता है, वो भी अपने आप में एक आश्चर्य है। एलोरा की पहाड़ी में विशालकाय मंदिर। ध्रुव की गिनती बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में होती है। तो चलो, कभी हमने पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट है, तो शासक का नाम ले रहे हैं कि ये फिर किसी न किसी संदर्भ में भी सामने टकराएगा आपको। ये नाम किसी न किसी बहाने आमने सामने आते रहेंगे। एक बार सुना हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये नाम यहां भी आया है। समझ में आ रही है बात? नहीं, ये टकराने वाले नाम है, अभी सबसे सामना होगा आपका, ठीक है। तो सेम इलाका में महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तरी कर्नाटक में पहले किसका शासन? वातापी के चालुक्यों का, ठीक। इसके बाद किसका शासन हुआ यहां पर? राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों के बाद देखना किसका शासन होगा? कल्याणी के चालुक्यों का। लिखें आप, कल्याणी के चालुक्य। इसका शासन रहा है कल्याणी के चालुक्य का 973 ईस्वी से 1190 ईस्वी। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान, जैसे ऑप्शनल में भी ज्यादा पढ़ना है, जिनको नेट जेआरएफ देना तो उन्हें और ज्यादा पढ़ना होता है, फैक्चुअली उनको पढ़ना है। डायरेक्शन यही होगा, उसमें जानकारी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ती है। जिनको नेट जेआरएफ निकालना है, यूजीसी वगैरह एग्जाम, थोड़ा सा इसमें और मेहनत बढ़ाना होगा उनको, जिनका पेपर होगा हिस्ट्री, ठीक। मैं जीएस के लिए मना करता हूं, ऑप्शनल के लिए नहीं, और नेट जेआरएफ में पढ़ना पड़ेगा दोनों जगह आपको, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य हो गया आपका। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक का नाम लिख लें आप, संस्थापक वगैरह सब छोड़ रहे हैं यहां पे, लिखें विक्रमादित्य 6। इनका एक दरबारी कवि है बिलहन, उसने किताब लिखी है विक्रमादेव चरित। ठीक है। और इसी समय एक और विद्वान है विज्ञानेश्वर, उनकी एक रचना है मिताक्षरा। ये कानून पे किताब है, हिंदू कानून पे, है ना। विज्ञानेश्वर की एक रचना है मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा। एक आधा संवत वगैरह भी चलाया था इसने 1076 ईस्वी में, वो कभी पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आपके सामने। एक बार फिर से हम लोग देख लें, हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं आपका, हमने कहा ये महाराष्ट्र का इलाका, कुछ कर्नाटक का इलाका, कुछ आंध्रा का इलाका। ठीक है। यहां पे किसका शासन हमने बताया पहले? वातापी के चालुक्य। फिर यहां किसका शासन हुआ? राष्ट्रकूट का। फिर किसका शासन होगा? कल्याणी के परवर्ती चालुक्य का। ठीक है, इस वाले इलाके में। ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये कमजोर पड़ जाएंगे तो सल्तनत काल में हम देखेंगे, सल्तनत काल में देखेंगे, यहां लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट बता दे रहा हूं थोड़ा सा मैं आपको। महाराष्ट्र में एक यादव वंश आ जाएगा, देवगिरी का यादव। आंध्रा में काकतीय वंश आ जाएगा, वारंगल का काकतीय।
कर्नाटक में एक होयसल वंश आ जाएगा द्वार समुद्र का, यहां पे यादव जी आ जाएंगे, यहां पे काकतीय जी आ जाएंगे, यहां पे होयसल जी आ जाएंगे। इन सबको कौन निपटा देगा? दिल्ली सल्तनत। फिर बन जाएगा यहां बहमनी, फिर 5 राज्यों में बढ़ जाएगा ये इस वाले इलाके में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। उसको कौन निपटाएगा? मुगल। फिर यहां मराठों का राज्य आ जाएगा, मराठों को कौन निपटाएंगे? अंग्रेज। फिर अंग्रेजों को कौन निपटाएंगे? हम। फिर अपना शासन आ जाएगा, फिर राज्यों का गठन होगा, पुनर्गठन होगा। एक भौगोलिक यूनिट है ये, ठीक है। उसमें किसके बाद कौन, राजवंशों की समझ। अब जैसे बेसर शैली मान लीजिए हम पढ़ेंगे मंदिर का, तो बेसर शैली का संरक्षण किसने दिया? तो इन राजवंशों ने। यहां जो मंदिर बने वो बेसर शैली के मंदिर हैं। अब तक ऊपर जो पड़ा वो नागर शैली वाला इलाका, सब राजवंशों ने संरक्षण दिया। और इधर अभी आ जाएंगे हम तो द्रविड़ शैली वाले मंदिर आ जाएंगे हम। तो राजवंशों की जरूरत कल्चर के राइटिंग में भी पड़ती है, इसलिए उसकी एक समझ हमें, तो ये तो आगे ही बताऊंगा फिर मैं। यादव, होयसल, काकतीय है ना, दिल्ली सल्तनत के साथ इसका जिक्र आएगा। फिर जब आप बैठ के देखेंगे तो मौर्य, सातवाहन, फिर वाकटक, इक्ष्वाकु, फिर वातापी, आप एक पूरा क्रम दिख जाएगा आपको कैसे कैसे इतिहास का डेवलपमेंट रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, एक बार लगेगा कि हाँ मैं तो राजवंशों का सब समझ रहा हूं, किसके बाद कौन शासन किया था। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब इधर हम लोग आते हैं, लिख लें आप, सुदूर दक्षिण भी कहते हैं इसको कई बार, है ना। सुदूर दक्षिण मतलब उत्तर की तुलना में कहा जाता है फार साउथ। ठीक, यहां पे हम संगम काल पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना सभी को। चेर, चोल, पांड्य का एक परिचय हम ले चुके हैं, ठीक, संगम साहित्य का। यहां पर है पल्लव वंश। अभी इस बार मेंस में सवाल आया है पल्लव वंश से, 550 से 903 ईस्वी। अच्छा, इनका शासन कहां होगा, मतलब फिर एरिया बता देता हूं। तमिलनाडु, आंध्रा में, दक्षिणी आंध्रा पे इनका अच्छा खासा शासन होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के भी कुछ कुछ इलाके पे इनका शासन रहेगा। ठीक है, इधर जो राजवंश होगा वो आंध्र प्रदेश का भी इलाका, दक्षिण आंध्र तो पूरा अपने हाथ में रखेगा वो, तमिलनाडु पूरा, केरल का कुछ कुछ हिस्सा या कभी पूरा हिस्सा केरल पे भी शासन रहेगा इनका। ठीक, पल्लवों का शासन कहां था? तो इस इलाके में था पल्लवों का शासन। ये समझ लो आप, पल्लवों का शासन था। ठीक, पल्लवों के शासकों का नाम, अभी कला में बहुत सारे शासकों का नाम आ जाएगा। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह, नंदी वर्मन, सब कला के अंदर बहुत सारे नाम आ जाएंगे, है ना। पल्लवों के संस्थापक का नाम लिख लें आप, सिंह विष्णु। ये सिंह भी है और विष्णु भी हैं। ठीक है, और अंतिम शासक का नाम थोड़ा सा वो है कि उसका नाम ही है अपराजित, जो पराजित हो गया था। ठीक है, अंतिम शासक का नाम है अपराजित, जो कि पराजित हो गया था। ठीक, तो पल्लवों की सत्ता को उखाड़ेंगे उनके ही अधीन काम करने वाले चोल। ठीक है, पल्लवों की सत्ता को उखाड़ेंगे उनके ही अधीन काम करने वाले चोल वंश। इसको ना महान चोल भी कहते हैं, द ग्रेट चोला। संगम काल को आपको याद होगा, एलारा, करिकाल, 2 शासक का नाम वहां लिखा था, याद है। एलारा श्रीलंका पे कब्जा किया था, करिकाल पुहार या कावेरी पटन नामक बंदरगाह बनाया था। कॉपी की बात जरूर याद रखनी है, एक्स्ट्रा बात तो बाद की बात है। ठीक, कॉपी की बात सभी को याद रखनी है ना। चोल वंश में क्या हो जाएगा आपको, 850 ईस्वी से 1279। अब आप देखो, 2 राजवंश ऐसा है जो 400 साल से ज्यादा शासन किया है, पाल वंश और चोल वंश। ये सामान्य नहीं है ना, 425 साल हो गया शासन इसका। 400 साल थोड़ा बहुत नहीं होता है, जिसको जब औसतन 20 शासक भी, मतलब 20 वर्ष भी एक शासक शासन कर रहा है, इतना होता नहीं, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। ठीक है, तो कम से कम 25 शासक तो यहां हो जाएंगे।
ठीक। अभी इस बार यूपीएससी में भी इससे भी एक सवाल आया था मेंस में, और यूपीएससी ने खुद पूछा था महान चोल। यूपीएससी ने महान शब्द यूज ही किया है क्वेश्चन में चोल वंश के लिए, द ग्रेट चोला। ठीक। संस्थापक हैं इसके विजयालय। संस्थापक कौन है इसके? विजयालय। ठीक है। और प्रमुख शासक में दो के बारे में हम लिखने वाले हैं, और वहां तीन चार इंफॉर्मेशन भी लिखने वाले हैं हम लोग। प्रमुख शासक में दो के बारे में लिखेंगे आप। पहला लिखें आप राजराज प्रथम 985 से 1015। सीक्रेट वन है इनका नाम, राज वन। राज यानी सीक्रेट, डबल सीक्रेट है ये। ठीक है ना, नाम में राज लगाओ, समझ ही रहे हो आप कितना रहस्यमय व्यक्ति होगा। ठीक है। तो राज वन, इनके बारे में तीन चार बातें लिखें आप। एक तो लिखे हैं कि उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। ब्रैकेट में लिख लें आप, अनुराधापुर उसका नाम रखा गया था, अनुराधापुर। उत्तरी श्रीलंका का नाम रखा गया था अनुराधापुर। लिख दे रहा हूं यहां पे, अनुराधापुर। सुनने में शायद प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, है ना। लिखेंगे आप इसके बाद, उत्तरी श्रीलंका के बाद लिखें कि लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया इसने। लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। और एक और लिखें आप, कलिंग। कलिंग के गंग शासक, कलिंग मतलब उड़ीसा वाला इलाका, कलिंग के गंग शासक को पराजित किया। गंग, गंगा वाला गंग है ना, गंग शासक को पराजित किया। ठीक है। नोट कर लिया आपने। एक और लिखेंगे आप, तंजौर में इसने राजराजेश्वर या बृहदरेश्वर, राजराजेश्वर या बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर या बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, यह यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। यह यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। ठीक है, हेरिटेज लिस्ट में है। इसके बाद राजराज प्रथम के बाद लिखें आप राजेंद्र प्रथम। एक 1015 से 1044-45 के आसपास शासन रहा है राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में लिखेंगे आप, इसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया राजेंद्र प्रथम ने। ठीक। दूसरा लिखें आप,
पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित किया? महीपाल को पराजित किया। अब देखो, पालों में 3 नाम हमने बताया था आपको। अब एक इसके समय में इसने बंगाल पे हम मतलब आक्रमण किया, पराजित किया, वहां से गंगा जल लाया था। ये सब शासक ना बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते थे ये लोग। ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम एक मंदिर ही बना दिया उसी पे। ठीक है, जो बड़ा फेमस मंदिर है वो भी, है ना, तंजौर के नजदीक ही पड़ता है वो। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप कि पालों को पराजित इसने किया। आगे लिखेंगे आप कि श्री विजय के शासक, श्री विजय यानी सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है ना, श्री विजय के शासक विजय तुंग वर्मन, यानी सुमात्रा के शासक विजय तुंग वर्मन को पराजित किया। ठीक, इसी में लिखेंगे आप कि कंबोज, कंबोडिया की बात की जा रही है ना, कंबोज के शासक से मित्रवत संबंध थे इसके। कंबोज के शासक से मित्रवत संबंध थे। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, इसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया। ठीक, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ब्रैकेट में, कि यह भी यूनेस्को के लिस्ट में है ना, हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, यूनेस्को में इंक्लूडेड है। ठीक है, यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब चोलों की चर्चा तो वैसे बहुत सारे कारणों से होती है, हम कल्चर वाला सेक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इनका हम। ठीक है, एक प्रशासनिक विभाजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे हम, और उसमें स्थानीय शासन को लेकर इनकी विशेष चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी भी कई अवसरों पर जिक्र करते रहते हैं चोलों का, स्थानीय शासन को लेके, ग्रामीण शासन को लेके। ठीक है, तो एक ऐसे टर्म लिख लें आप चोलों के बारे में, ठीक है, लिखें आप, प्रशासनिक विभाजन क्या था इनका, या प्रशासनिक इकाई। सबसे ऊपर केंद्र होता था, केंद्रीय सरकार, फिर प्रांत होता था, प्रांत को मंडलम कहते थे। ठीक, प्रशासनिक विभाजन कैसा था, केंद्र फिर मंडलम यानी प्रांत, इसके नीचे होता था फिर आपका कमिश्नरी क्षेत्र, वलनाडु, यानी कई जिलों को मिलाकर के एक प्रशासनिक इकाई। ठीक, वलनाडु के बाद होता था नाडु, नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट, जिला। नाडु के नीचे होता था कोट्टम, ये हो गया आपका प्रखंड जैसा, सब डिवीजन या प्रखंड जैसा। ठीक, और कोट्टम से नीचे होता था ग्राम। ठीक, हम लोग ग्रामीण स्तर पे अभी 2-3 पॉइंट्स और नोट करेंगे जिसके लिए चोलों को जाना जाता है। ठीक है, जब आप किताब रीडिंग करेंगे, मैं भी बुक्स वगैरह कुछ बता नहीं रहा हूं आपको पढ़ने के लिए अलग से, तो उसमें प्रशासन के बारे में बेसिक जानकारी नॉर्मल वैसी ही होगी, केंद्र प्रांत वगैरह करके। चोलों के प्रशासन की जब भी चर्चा होती है तो ग्रामीण प्रशासन की बात जरूर होती है। बाकी इस तरह का व्यवस्थित प्रशासनिक इकाई था चोलों का। इनके भी अधिकारी थे, सिक्कों का प्रचलन था, भूमि दान के रूप में इन्हें भी वेतन दिया जाता था सब। ठीक है, पुरोहित होते थे, मंत्री परिषद होती थी,
अलग अलग अधिकारियों का नाम तमिल में मिलेगा आपको पूरा सिस्टम, क्योंकि लंबा शासनकाल रहा है। दोनों के बारे में कभी भी आप रीडिंग कर सकते हैं, जब मैं रिकमेंड करूंगा, है ना, नोट्स बनाने के लिए नहीं, नोट्स तो मेरा ही वाला सब रहेगा, पर इनके बारे में रीडिंग कर सकते हैं आप पूर्व मध्यकाल में। चोल और पाल दोनों ने 400 से ज्यादा वर्षों तक शासन, तो ये अपने आप में एक आकर्षण का विषय है। अब लिखें ग्रामीण शासन के बारे में। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती थी स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब हो गया केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप। ठीक, स्वायत्तता का मतलब हो गया केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप, या गांवों में हस्तक्षेप नहीं होता था। जैसे सामान्य गांव जहां हर तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक, हर समाज के लोग, अलग अलग वर्ण के लोग ले रहे हैं, यहां पर जो संस्था होती थी उसे उर कहते थे। ठीक, सामान्य गांव। ग्रामीण शासन की खास बात क्या है? एक तो स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब केंद्र का हस्तक्षेप न के बराबर है, कभी कभी कर सकती थी, लोग अपना शासन खुद देख रहे हैं, ये खास बात थी चोलों की। ठीक, जनरल गांव जहां अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, उसको वहां पर जो प्रशासन देखने वाली इकाई होती थी उसे कहते थे उर। ब्राह्मणों का गांव, ठीक, ब्राह्मणों के गांव को कहा जाता था ब्रह्मदेव। ठीक है, यहां पर जो संस्था होती थी उसे कहते थे सभा। ठीक, और ऐसे ही एक से अधिक गांव, ब्राह्मणों के एक से अधिक गांव है, वहां जो संस्था होती थी उसको कहते थे महासभा। उर, सभा और महासभा। ठीक, उर, सभा और महासभा। सामान्य गांव, ब्राह्मणों का गांव, या एक से अधिक गांव। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे आप। लिखिए ग्रामीण संस्थाओं, ठीक है, लिखिए ग्रामीण संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन होता था। के सदस्यों का निर्वाचन होता था। ठीक है, और सदस्यों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित थी। सदस्यों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित थीं। ठीक है, योग्यताएं भी निर्धारित थी। ठीक है, जैसे योग्यता क्या होता था, लिखना नहीं आपको अब, कितना भूमि का मालिक है, वेदों का जानकार है या नहीं, ऐसे करके योग्यता होती थी। निर्वाचन कैसे होता था, जो उम्मीदवार होते थे उनका नाम एक पर्ची पे लिख करके, जो भी भोजपत्र तालपत्र समय चलता था, कागज का प्रचलन तो था नहीं, और एक कलश में रख दिया जाता था, और किसी अबोध बालक को बोलता था नाम निकालो उसमें से। जिसका नाम निकल जाता था वो सब सदस्य माने जाते थे। इसमें भी था कि इतने साल के बाद इतने सदस्य रिटायर हो जाएंगे, एक बार निर्वाचित हो गए तो दूसरी बार आप निर्वाचित नहीं होंगे। करप्शन का चार्ज तो बड़ा सख्त उस पर होता था, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ठीक है, एक उत्तर मेरूर अभिलेख है, परांतक पृथक नामक शासक है। उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्रामीण शासन की बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है। कभी किसी कार्यक्रम में एक दो बार प्रधानमंत्री जी ने शासक का भी नाम, अभिलेख का भी नाम और इन संस्थाओं का भी नाम जिक्र किया था। तो सदस्यों का इसमें निर्वाचन होता था एक, इसके लिए योग्यताएं होती थी। तो निर्वाचन कैसे होता था वो मैंने आपको बताया। ठीक, इसी में लिखें आप,
लेकिन ग्रामीण संस्थाएं विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन का संचालन करती थी। ठीक है, अब जैसे मान लो 30 मेंबर है, तो 5 मेंबर है तो खेती को देखेंगे, 5 मेंबर हैं तो बागवानी को देखेंगे, 5 मेंबर हैं सिंचाई को देखेंगे, 5 मेंबर मंदिर को देखेंगे, 5 कृषि को, मतलब कोई और कल्चरल काम को देखेंगे, ऐसे करके। तो समिति को वरियम, जैसे यर्रा वरियम, टोट्टा वरियम, संवत्स वरियम, सब तमिल में सबके नाम चलते हैं। ठीक, तमिल में सबके नाम चलते हैं। तो हमें जरूरत है कि समझ की, अच्छा ये तो टोटल मेंबर हो गए, तो मेंबर्स को लेकर अलग अलग समितियां बना दी जाती थी, और वो समितियां क्या करती थी, जो डिपार्टमेंट उनके पास होता था उसका काम गांव का वो, और यही ग्रामीण सभा ही राजस्व वसूलती थी गांव से, किसानों से। राज्य ने तय कर दिया अब ये वसूल लेंगे, वसूल करके अधिकारी, राज्य का अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, और गांव में शिक्षा या मंदिर सब देख रेख करने के लिए भी ये लोग कर वसूलते थे। यानी अपने ऊपर खुद से शासन करते थे, कोई और इनके ऊपर शासन नहीं करता था। ठीक, अपने ऊपर ये खुद से शासन करते थे, कोई इनके ऊपर शासन नहीं करता था। ऐसा पल्लवों के समय में भी कुछ कुछ रहा है, पांड्यों के समय में, विजयनगर के समय में भी। तो बहुत जगहों पे ग्रामीण स्तर पे खुद से शासन की परंपरा। तो गांधी जी ने जब कहा था आगे चल करके कि भारत में राज्य की बहुत जरूरत नहीं है, लोग खुद अपने ऊपर कम से कम शासन, और लोग खुद शासन करें अपने ऊपर, पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, इसमें लोगों की सहभागिता खूब है। जैसे कभी कभी चर्चा चलती है ना कि आज जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ब्रिटेन का मॉडल है, वहां से आया है, ठीक भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने मतलब कई अवसरों पर देखेंगे आप, एक बहस की शुरुआत की है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। हालांकि ये बड़ा कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में विवाद भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इसमें, बट उसी दौरान जब सीरीज ऑफ लेक्चर वगैरह देते रहते तो उसमें जैसे बताते हैं वो कि देखो हमारे यहाँ लोकतंत्र की पुरानी परंपरा, जैसे लिच्छवी गणतंत्र का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। बोले बौद्ध संगठन जो था, बौद्धों का जो संघ था, आप कभी अपने केजीएस वाले मैटर में पढ़िएगा, लोकतांत्रिक तरीके से काम करता था। लिच्छवी बहुत पुराना गणतंत्र है। कहते हैं वेदों में हमें बहुत सारे गणतंत्र प्रणाली की जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बातें रखनी शुरू की। उसी क्रम में बताया चोलों के यहां ग्रामीण शासन की परंपरा थी। फिर आगे चल के बताएंगे लिंगायत के बारे में, एक अनुभव मंडपम का कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट लेकर के यहां पे देखेंगे भारत मंडपम बनाया गया है दिल्ली में प्रगति मैदान में। जितने बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वहां पे सम्मेलन होते हैं, नाम रखा गया उसका भारत मंडपम, बट वो नाम लिया गया अनुभव मंडपम से, कर्नाटक में लिंगायतों से लिया गया। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे इतिहास के अलग अलग पन्नों को उठाया कि हमारे पास उस तरह की जानकारी बहुत शोध करना चाहिए हमें। हमारे यहाँ ये सब हमारे स्वभाव में सब जड़े रहे हैं, हमारे साथ स्वाभाविक झुकाव हमारा रहा है लोकतंत्र के प्रति। केवल अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया, ऐसा नहीं है। देखो, जो इतनी भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता के साथ रह रहा है, यानी वो एक दूसरे को स्वीकार कर और साथ चलने के लिए तैयार, जो साथ चलने को तैयार है विविधता के साथ, वहीं पे लोकतंत्र के लिए आप देखोगे स्पेस बनता है। तो जहां जिस समाज में विविधता का सम्मान है, विविधता के साथ चलने को तैयार है, ठीक है, वहां ऑब्वियस है वहां लोकतंत्र के लिए स्पेस खुला रहेगा। तो हमें वो सारी संभावनाएं थी, इसलिए हमने अडॉप्ट कर लिया ब्रिटिश काल में भी। तो ऐसे करके ना एक बहस चलती है, वो जैसे जैसे थोड़ा परिपक्व होते जाएंगे, आप देखेंगे अखबारों में बीच में अचानक से खबर आएगी गुलामी की मानसिकता से हमने एक और आज मुक्ति ली। जैसे जब हम नए संसद भवन में प्रवेश किए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा गुलामी की एक और हमने यादों को पीछे छोड़ दिया है, अब नया संसद भवन जो है राष्ट्र को हम, ठीक है। बट इसमें विवाद ये आ जाता है
कि ये संसद वाली परंपरा है ब्रिटेन की, चाहे पुराना हो या नया हो। ठीक है, इसलिए कभी कभी बहस तो ठीक दिशा में है, बट उसमें कंट्रोवर्सी भी रहती है। ठीक है, उसमें कंट्रोवर्सी भी होती है। अब जैसे कभी कभी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जहां पे जो मेन एरिया है इंडिया गेट का, उसको राजपथ कहा जाता है, जो राष्ट्रपति भवन को कनेक्ट करता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, मतलब जहां से देश का शासन चलता है इस समय, उसका नाम किया गया कर्तव्य पथ। राजपथ जो है जॉर्ज पंचम, अंग्रेजों के समय उसका नाम रखा गया था राजपथ, राजा का पथ। तो बात ठीक है, मतलब शासक जो है हमारे प्रशासक है, सब कर्तव्यों को पूरा करते हैं। बट आप देखेंगे कुछ एक अपवादों को छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री जी वगैरह हैं या कुछ अपवादों को, तो मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह अपने आप को राजा ही मान के चलते हैं। तो सवाल नाम बदलने से ज्यादा मुझे लगता है कार्य बदलने का है। मतलब मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो नाम से ज्यादा जरूरत है कि आप वो स्टाइल बदलिए। आप जैसे राजा चलते थे तो कैसे सब चारों तरफ लोग खड़ा होकर देखते थे, सब रास्ता बंद हो जाता था। आज कोई मंत्री जाते हो और बड़े कोई अधिकारी, रास्ता पूरा क्लियर कर दिया जाता है उनके जाने के लिए। वीवीआईपी मूवमेंट है। अब मैं आपको क्या बोलूं, आप भी उसी के पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, कल जब आप भी आएंगे तो और कुछ तो व्यवहारिक रीजन भी हैं, ऐसा भी नहीं कि तरीका गलत होता है, क्योंकि दायित्व तो बहुत होते हैं, समय बचाना होता है, वो एक पक्ष समझ में आता है। बट एक जो दिखावे का संस्कृति है ना इसमें भी, वो राजतंत्र की ही याद दिलाता है। फिर आज साहेब इधर से गुजरने वाले हैं, ठीक है, तो वो राजा का ही याद दिलाता है फिर वो, है ना। समय बचाना मकसद है, सुरक्षा मकसद है, तो बात तो ठीक है भाई, जो हमारे लीडर हैं सुरक्षित रहें, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। कल जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको रियलाइज होगा जिम्मेदारी बहुत होती है। अभी का जो समय है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को जल्दीबाजी होगी, मुझे जल्दी नौकरी मिले। ईश्वर चाहेंगे मेहनत करिए, मिलेगी भी नौकरी आपको। जितने ऊंचे ओहदे पे जाएंगे आप, उतनी जिम्मेदारी। जो परिवार को चलाता है, आप कभी देखिएगा उसके पास बैठ करके, उसके पास जिम्मेदारी बहुत होती है अपने परिवार की। जो पुलिस स्टेशन को चलाता है उसके पास भी जिम्मेदारी है। हमें लगेगा 2 मिनट, पुलिस वाले तो ऐसे होंगे वैसे होंगे, 24 घंटे वो जगह ही रहता है। सोने का बस है, कभी सो गया तो सो गया वाली बात। अभी त्योहार आ गया है ना, पुलिस वालों की छुट्टी खत्म। हम दूसरा पक्ष देखेंगे हम ना, पुलिस वाले छुट्टी रेयर चांस है जब उनको छुट्टी मिलने वाली है। सब सुरक्षा होनी चाहिए, लोग अच्छे से त्योहार मनाएं, कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों का भी डर रहता है बड़े बड़े शहरों में, वो सब भी देखते रहते हैं वो। तो ऐसे जो एसपी होते हैं, लगेगा आपको एक एसएचओ पे जब इतनी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो एसपी पे भी, तो वैसे कलेक्टर होते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। पब्लिक पोस्ट पे कोई भी बैठा हुआ है, एसडीएम 24 घंटे ऑन ड्यूटी है वो। उसमें सो रहा है वो अलग बात है, अपना काम किसी को शिफ्ट करके सो रहा है वो। बस ये है कि काम करने का अथॉरिटी बहुत है अपने हाथ में, काम करने के लिए प्रेशर भी बहुत होता है। आप जैसे आप कलेक्टर हैं, तो मिनिमम किसी अच्छी जगह पे कलेक्टर है तो मान के चलिए एक दिन में 20-25 मंत्री से आपकी बात होगी। राज्य के 4-5 मंत्री फोन करेंगे, केंद्र के 4-5 मंत्री फोन करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ समस्या होगी तो फोन करेंगे ही करेंगे। मतलब जो विधायक सांसद वहां के उनसे बात, मतलब कहने का मतलब 20-25 तो से जनप्रतिनिधि से रोज आपका मिनिमम सामना होना है उसमें। फिर 10-20 आपके मित्र कॉल करेंगे, यार मेरा वाला काम तुमने देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना, जो आपके बैचमेट होंगे। ठीक है, फिर जैसे लड़का है, मान लीजिए कल शादी होगी तो एक सुपर कैबिनेट होगी आपके घर में, आपसे ऊपर मेम साहब। ठीक है, बच्चियों पे लागू नहीं होता है ये, ठीक है ना। बट क्योंकि ज्यादातर लड़कों को तो देखा ही हमने घर में, जो मतलब क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो प्राय वर्किंग जो वाइफ होती है उनको भी देखा, वो हाउसवाइफ के रूप में काम करना शुरू, काम बहुत होते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सीएम
लगता है सीएमशिप है। आप जब करीब से देखेंगे ना किसी राजनेता को तो आपको लगेगा इससे तो बढ़िया अधिकारी ठीक है हम। वो 24 घंटे में 48 घंटे के बराबर काम करते हैं। वो इतने जगह उनको जाना है, 20 फंक्शन का रोज नहीं होता है, नहीं गए तो नाराज, वोट गया आपका। तो जितना ऊपर जो है उसकी उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। अभी जो आपको लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप जीवन में कभी सोचेंगे ये सबसे अच्छा वक्त है आपका लाइफ का, जहां बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं आप, ज्ञान की बातें, अलग अलग विषयों के संबंध में जानकारी, है ना, और ऑलमोस्ट जिम्मेदारी से मुक्त। ठीक, तो सबसे अच्छा वक्त है आपका। ऐसे जैसे बहस से बात निकली, प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था परांतक प्रथम का, हमने जस्ट छेड़ा आपको कि कोई भी टॉपिक जब चर्चा में आ जाता है, जैसे मान लो चोल काल किसी कारण से चर्चा में अभी आ गया, तो फिर क्या होता है कि जो बेसिक जानकारी हमने बताई है वो ठीक है पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी के लेवल पे कम से कम चोलों की एक रीडिंग, एक ऐसे चेन बनता है एग्जाम के पहले, पढ़ने का तरीका होता है। इससे मतलब नहीं कि क्या चर्चा में नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर ली। अब जो चर्चा में आ गया तो वो क्यों चर्चा में आया, उसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी करंट के मैगजीन से, और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन बढ़ा दिया जाता है। ये सेकंड फेज ऑफ स्टडी होता है। यहां से बेस आपका पूरी तरह से बन चुका होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इतिहास से चर्चा में रहना ही रहना है। 25-30 टॉपिक हमेशा चर्चा में रहते हैं हर एक साल, फिर वो कवर करना होता है इतिहास में, है ना, करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये है आपका राजनीतिक परिचय जो कि भी पूरा नहीं हुआ है। राजवंशों का परिचय मैंने कराया आपको। ठीक, अब जब हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, फिर एक बार हम क्या देखेंगे यहां पे, राजनीति, फिर हम देखेंगे समाज और अर्थव्यवस्था। तो राजनीति का तो परिचय हमने करा दिया, समाज साहित्य का भी हमने लगभग उल्लेख कर दिया, जितने महत्वपूर्ण साहित्य थे, और भी साहित्य हैं अभी। और इन्हीं के संदर्भ में मैं एक शब्द यूज करूंगा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर से एक बार राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को हम ठीक तरीके से कवर कर लेंगे यहां कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक, कैसे विकेंद्रीकरण था, सैन्य ढांचा क्या था, है ना, एकता की कमी, सब कॉन्सेप्ट के रूप में। फैक्चुअली कुछ नहीं पढ़ना है हमें अब यहाँ पे। ठीक, स्टडी मटेरियल में वैसे सैकड़ों फैक्ट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, दर्जन में नहीं है, संख्या 100 पार कर जाएगी। ठीक है, फैक्चुअली अवॉइड करना है, जो पढ़ना है हमें कल्चर वाले सेक्शन में पढ़ना है। ठीक, तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, आप कहां जा रहे हैं हम लोग, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, और फिर हम आ जाएंगे अब संस्कृति। संस्कृति में हम क्या पढ़ेंगे यहां पे, फिर से एक बार, स्थापत्य, ठीक, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य की बात हमने कर ली है आपसे, और भी बातें होंगी साहित्य की अभी आपसे, धर्म की भी बात करेंगे थोड़ी बहुत इसमें हम, तांत्रिक संप्रदाय का अच्छा खासा प्रभाव था। तो ये है हमारा जिस पे अब हम फोकस करेंगे। ठीक है, जिस पे हम इसको पहले कर लेंगे हम लोग, और एक क्लास अभी और हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट हो जाए आपका ये, जितना संभव है। तो मेन ईयर कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर छुट्टियों के बाद जब क्लास होगी तो हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है ना, क्लास को लेकर के संभवतः एक जानकारी आपके पास ये आ जाएगी कि हम लोग कल भी मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, परसों मैं अवेलेबल रहूंगा नहीं, है ना, दिल्ली में। पहले तो प्लान तो कल छुट्टियां होंगी, सोमवार को क्लास चलेंगे फिर हमारे, है ना। मैं अवेलेबल हूं नहीं, तो एक रिक्वेस्ट आएगी, सर जितना क्लास ले सकते हैं ले लीजिए, फिर तो छुट्टियां ही हैं इसके बाद। ठीक है, तो कल भी सेम टाइम रहेगा हमारा, है ना। अब हम आते हैं मंदिर स्थापत्य में, बातचीत शुरू कर देते हैं अपना हम, और एक हम लोग नागर शैली को भी कंप्लीट कर भी लेंगे। समझ में आ रही बात ना। अब हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, राजनीतिक परिचय पूरा हो गया, एक विहंगम परिचय। ठीक है, क्यों कल कहीं जा रहे थे क्या तुम?
लिख लें आप जरा, स्थापत्य में मंदिर स्थापत्य। कल दिवाली का सफाई करना है। कोई बात नहीं, तुम करना, मैं जरा दिमाग की सफाई करूं पहले मैं, है ना। आइए, मंदिर स्थापत्य में लिखें आप। ये दौर जाना जाता है 3 शैलियों के लिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। बेसर को तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पढ़ने के पहले, जैसे कोई भी पूजा स्थल का निर्माण क्यों किया जाता है। कोई भी पूजा स्थल आप देखेंगे, जैसे जैन मंदिर हैं, बौद्ध चैत्य हैं, ठीक है, अभी हिंदू मंदिर है ना। तो किसी भी पूजा स्थल के निर्माण के पीछे क्या शुरू से पूजा स्थल है क्या? नहीं है। वैदिक काल में पूजा स्थल था क्या? नहीं है। बुद्ध काल में कोई पूजा स्थल के साक्ष्य मिलते हैं? नहीं मिलते हमें। बुद्ध ने स्तूप का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था? मैंने आपको बताया था, ताकि इसी बहाने लोग बुद्ध को और बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखेंगे, ज्ञान की परंपरा आगे प्रवाहित होती रहेगी। उसी स्तूप का थोड़ा विकसित रूप कहां आ गया? चैत्य। तो मौर्योत्तर काल में क्या देखते हैं हम? बहुत सारे विकसित बड़े बड़े चैत्य यानी बौद्ध मंदिर बनने लगे। और चैत्यों में क्या होता था भाई? वहां बड़ी संख्या में बौद्ध विद्वान भिक्षु वहां पे एकत्रित होते थे, बुद्ध की शिक्षाओं को स्मरण करते थे, उन शिक्षाओं को वो याद करते थे, नियमों पे चर्चा होती थी, फिर उन विचारों के प्रचार प्रसार में वो लग जाते थे। चैत्य तो थे, बट उस तरह के हिंदू मंदिर नहीं थे। मौर्योत्तर काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया, जो गुप्त काल में हमें बड़े पैमाने पर दिखता है। हिंदू धर्म कहने का मतलब है ब्राह्मण धर्म। जब एक धर्म के मानने वालों की संख्या अधिक है और उस धर्म के लोग भी देख रहे हैं कि दूसरे विश्वास के लोग एक पूजा पाठ का स्थल बना चुके हैं, पूजा पाठ का केंद्र हैं और वहां एकत्रित होते हैं, ठीक है, धार्मिक बातों पे चर्चा होती है, नियमों पे चर्चा होती है, प्रचार प्रसार करते हैं, तो बहुत बड़ा एक जो रीजन माना जाता है इस समय जो मंदिर बनने लगे पूजा स्थल, कहीं ना कहीं बौद्ध पूजा स्थल से ये विचार आया होगा या प्रभावित, क्योंकि समाज में उस समय लोग उसको चैत्यों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, ऐसे किसी भी धार्मिक कार्य जब किए जाते हैं, आप देखोगे दान पुण्य वगैरह जब किए जाते हैं ना, निर्माण किए जाते हैं, तो 2 चीजें आपको दिखेंगे। एक, हर कोई चाहता है, लगभग लोग चाहता है, 2 तरह से होते हैं दान। एक तो दिखावे के साथ होता है, एक गुप्त दान होता है। गुप्त दान को महादान कहा जाता है। कहा जाता है भाई आप एक हाथ से दान दीजिए तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, ये भाव के साथ दीजिए, आप कोई जाने ना। तो क्यों आखिर निर्माण किया जा रहा है इस समय? तो पुराणों में आप देखोगे दान को बड़ा एक पुनित कर्तव्य माना गया, ब्राह्मणों के दान को, मंदिरों के निर्माण को, ठीक है, मंदिरों के भूमि दान को, इस सबको बड़ा एक पुण्य वाला काम माना गया उस दौर के साहित्य में। तो एक तो बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव, दूसरा धर्म ग्रंथों का प्रभाव। समाज में मानने वालों की संख्या बढ़ी है, राजकीय संरक्षण है। हम क्या देखते हैं? गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ। अब कोई भी मंदिर जब बनता है, आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे तो पूजा स्थल तो हो, लोग वहां एकत्रित होते हैं, समाज के सभी लोग वहां आ रहे हैं आप एक उद्देश्य से। तो पूजा स्थल केवल पूजा स्थल नहीं होता, बल्कि वो मेल जोल की एक जगह भी हो जाती है। दूसरा, आप क्या देखेंगे, कोई भी मंदिर है, कोई भी सामाजिक काम हो सकता है, किसी का विवाह करना हो तो पता चला मंदिर के मंडप से विवाह, आज के संदर्भ में बता रहे हैं हम। उस समय की बात करें हम लोग, तो मंदिर ही शिक्षा का प्रांगण और केंद्र बनने लग गया था। धीरे धीरे मंदिर जो है संगीत और नाटक का सेंटर भी, पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो हम, ये जितने भी धार्मिक नाट्य होते हैं मंदिरों में परफॉर्म, बड़े बड़े मंदिरों में किए जाने लगे। ये जो आप उड़ीसा के मंदिर की बात करेंगे हम लोग, तमिलनाडु के मंदिर की बात करेंगे हम, पूर्व मध्यकाल में ओडिसी, भरतनाट्यम, ये सब शेप आकार लेने लगा था वहां पे।
मंदिरों में देवदासियां होती थी जो देवताओं के लिए नृत्य किया करती थी। तो देखो, एक होता है फिलोसफिकल बातें, दार्शनिक बातें कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, एक होता है व्यवहारिक बातें। ठीक है, तो धर्म से जुड़े हुए लोग, ठीक है, हम संगठित रहें, ठीक है, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, बहुत सारे लोग नाम बना रहे पुण्य, इन सब कार्यों से, इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में, ये पूरी तरह से आज के समय में भी लागू होता है, ना कि उसी समय लागू होता था। पुराणों में, चूंकि पुराणों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ब्राह्मणों के धार्मिक दान को, भूमि दान को, सिंचाई कार्य को, मंदिरों के निर्माण को, इन सबको बड़ा पुनित कर्तव्य बताया गया है पुराणों में। तो एक होता है ना, जब हम बहुत समृद्ध हैं या ऐसा, तो हमें लगता है कि नहीं, इससे हमें हमारा भला होगा, हम पे कृपा होगी, अगले जन्म में भी हमारी स्थिति कुछ बहुत, इन सब कार्यों से भी लोग बहुत उत्साह से धार्मिक कार्यों में भाग, हर धर्म की अपनी अपनी फिलॉसफी है। हमने कहा एक बार हिंदू धर्म को एक बार मैं ब्रीफ समराइज करूंगा। तो मौर्योत्तर काल में मंदिर बनने लगे हैं, कहीं कहीं तो मौर्य काल का भी उल्लेख मिलता है, बट प्रमाणिक तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये पहला मंदिर है। सातवाहनों के काल में भी कुछ मंदिरों के उल्लेख मिल रहे हैं, तो सातवाहन भी तो मौर्योत्तर काल में आ गया आपका, बट प्रमाणिक तौर पे नहीं कह सकते हम ये कि पहला मंदिर है। पर मौर्योत्तर काल में मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर की जो विशेषता है, गुप्त काल में पूरी तरह से वो आकार ले लेती हैं, और जो गुप्तकालीन मंदिर है उसके लिए वर्ड भी कभी कभी यूज किया जाता है, शिखर शैली। हालांकि 3 प्रकार के शिखर बनाए जाएंगे, वो सब छोटी बड़ी बातें सब मैं मेंशन कर दूंगा अभी, इसके साथ साथ सारी बातें आपको मैं, 3 प्रकार के आप शिखर देखेंगे आप जब यहां बनाए जाएंगे, है ना। ठीक, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सबसे पहले नागर शैली के बारे में। इस समय पूरे भारत में बड़ी संख्या में, मतलब सैकड़ों तो कंफर्म है, छोटे बड़े मिला दे तो हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ होगा। और उस दौर की बहुत सारी मंदिर, जैसे कोणार्क का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, तो दोनों अभी चोलों के मंदिर की हमने बात की, एलोरा का मंदिर है, पल्लवों का, मतलब बहुत सारे मंदिर यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। लिखें आप जरा नागर शैली के बारे में। पहले लिख लें आप एरिया, किस क्षेत्र में है। लिख लें आप विंध्य से उत्तर और गुजरात से लेकर बंगाल, उड़ीसा, असम भी आ जाएगा इसमें। विंध्य से उत्तर, गुजरात से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक। ठीक, नागर शैली। संरक्षक किसके समय विकास हुआ आप देखेंगे नागर शैली का, तो जो जो राजवंश हैं, कौन राजवंश है आपको पता है, जैसे प्रतिहार हो गए, आपको याद होगा, सोलंकी हो गए, है ना, चौहान हैं, ठीक है। जिन राजवंशों ने संरक्षण दिया, उसी में आप थोड़ा और आगे आ जाएं, उड़ीसा में बहुत सारे वंश हैं, जैसे उड़ीसा में गंग वंश है, सोम वंश है, भूम वंश है, बहुत सारे वंश हैं, ठीक है, इत्यादि कर दीजिएगा आप। नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं, इसमें लिख लें आप शिखर शैली, शिखर शैली या अब मैं इसमें क्या करूं, किम, उनके भाई का एंगेजमेंट है, उनको मार्केटिंग करनी है, सर मुझे मार्केटिंग करना है। इन सब बच्चों को खान सर क्यों पढ़ाते रहते हैं, इन सबको रिकॉर्डेड क्लास है, तुम लोग, यस 43 है, वेरी गुड जानकारी प्रिया, है ना, रिकॉर्डेड क्लास है, आप कभी भी देख लीजिएगा, आप जाइए, यहां से मैं किसी को जाने नहीं देता हूं, ठीक है ना, जो सामने बैठे हुए हैं।
एंगेजमेंट चले क्या हम लोग उनके भाई के सब लोग, ठीक है ना, इनवाइट कर दे तो चले हम लोग सबके सब, ठीक है। विशेषता में लिखे शिखर शैली के मंदिरों से संबंधित सभी विशेषताएं, शिखर शैली या गुप्त शैली के मंदिरों से संबंधित सभी विशेषताएं कि मंदिरों से संबंधित सभी विशेषताएं नागर शैली के मंदिरों में भी, नागर शैली के मंदिरों में भी दिखाई पड़ती हैं। लिख लें आप, जैसे मंदिरों का ढांचा प्रायः आयताकार होता था, उत्तर भारत में देखेंगे प्रायः आयताकार शेप में मंदिर बनाने की, गोलाकार भी होगा बट आयताकार अधिकतम अभी भी जो मंदिर बनते हैं। इसी में लिखें आप, जगती या चबूतरा पर मंदिर का निर्माण, जगती या चबूतरा पर मंदिर का निर्माण, सेम रिपीट कर रहा हूं मैं कुछ बातों को, है ना, कॉमा देके लिखें आप, पंचायतन शैली के मंदिर, पंचायतन शैली के मंदिर, ठीक। इसी में लिखें आप कि चतुष्कोणीय, प्रायः प्रायः कर दीजिएगा, प्रायः चतुष्कोणीय गर्भगृह, चार कोनों वाला गर्भगृह। द्रविड़ में क्या हो जाएगा, अष्टकोणीय हो जाता है, वो 8 कोनों वाला गोलाकार जैसा बन जाएगा। चतुष्कोणीय 4 कोनों वाला गर्भगृह लिखे, कॉमा देकर शिखर, शिखर, अम्लक, आमलक ऊपर जो होता था, कलश इत्यादि। ठीक है, कलश इत्यादि, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखें आप, ठीक है, कि लेकिन नागर शैली में इन विशेषताओं को बृहद आकार दिया गया, ठीक है, बृहद आकार दिया गया, अर्थात विशालता पर बल दिया गया, विशालता पर बल दिया गया, ठीक है। और इसी में लिखेंगे आप, साथ साथ अलंकरण पर भी बल दिया गया। तो गुप्त काल वाली सारी विशेषताएं हैं, ठीक, तो वो यहां ऐसे ही चलेगा फीचर आपका, सेम जो डायग्राम था आपका, थोड़ा चेंज होगा, अलग अलग अभी, है ना। और बड़ी बात क्या हो जाएगी, जैसे मान लो चबूतरा है तो बहुत विशाल आकार का चबूतरा होगा, गर्भगृह है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, शिखर है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी। इसमें क्या हो गया, उन्हीं विशेषताओं को विशाल रूप, बृहद आकार दे दिया गया, एक बड़ा बदलाव हो गया। दूसरा अलंकरण, मतलब आप देखोगे दूसरी खास बात क्या हो जाएगी, जो भी मंदिर के दीवार होंगे उस पर बहुत तरह तरह की मूर्तियां वगैरह, मतलब सभी जगह देखोगे आप,
तो विशालता और अलंकरण ये बड़ा अंतर हो जाता है गुप्त काल की तुलना में। ठीक, अगला पॉइंट देखिए आप इसी में। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में ठीक है, इसके साथ साथ मंदिर परिसर में अलग अलग उद्देश्यों से मंडपों एवं अर्ध मंडपों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है आपका कि जैसे पंचायतन में तो 5 मंदिर हो गए, अब एक मान लो मुख्य मंदिर है, तो मुख्य मंदिर के साथ बहुत सारे मंडप बन जाएंगे। जैसे जहां पे प्रार्थना के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं, कहीं पे प्रसाद के लिए हो रहे हैं, कहीं पे नृत्य के लिए हो रहे हैं, तो नृत्य मंडप हो गया, भोग मंडप हो गया, ठीक है, सभा भवन हो गया, ऐसे करके चूंकि विशालता एक फीचर है तो बहुत सारी इमारतें मंदिरों में, ठीक है, एक बहुत बड़ा बल होगा। इस समय सामंतवाद का प्रभाव था तो दिखावे पे बहुत बल होता था, इसमें दिखावे की संस्कृति, शक्ति का प्रदर्शन, तो मंदिरों का निर्माण भी प्रदर्शन का एक तरीका माना गया इस दौर के समाज में। सामंती इंपैक्ट, फ्यूडल इंपैक्ट माना जाता है इसमें, है ना। तो नागर शैली का मतलब क्या हो गया, गुप्त युगीन सारी विशेषताएं उसमें आ गई। ठीक, अब क्या उसमें ऐड हो जाएगा, विशालता, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, अलंकरण। अलंकरण कैसे भी हम लोग देख लेंगे। और क्या ऐड हो गया, बड़ी संख्या में मंडपों का निर्माण अलग अलग उद्देश्य से। ठीक, एक पॉइंट और लिखें आप, लिखें इन विशेषताओं के साथ लिखेंगे नागर शैली में कई क्षेत्रीय उपशैलियों का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय उपशैलियों का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय उपशैलियों का भी विकास हुआ। देख लें आप, जैसे खजुराहो शैली, ठीक, इसी में कर लेंगे आप ओडिया शैली, खजुराहो शैली, ओडिया शैली, सोलंकी शैली या चालुक्य शैली, है ना, इत्यादि। ठीक, चालुक्य शैली इत्यादि। ठीक है, अब ये सारी विशेषताएं तो हैं। अब खजुराहो के मंदिर में सारी विशेषताएं हैं, उसमें कुछ नई बातें और जुड़ जाएंगी। खजुराहो में, उड़ीसा में कुछ नई बातें जुड़ जाएंगी, है ना, गुजरात में। तो फिर अलग अलग खजुराहो, उड़िया और इसको हम कौन से प्रमुख मंदिर और कौन से विशेषताएं, फिर हमारा नागर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो अभी के हिसाब से जो मेरी बात है प्रबंधन में, कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, और कल हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। ठीक है, क्या, हाँ, टाइम यही रहेगा कल भी। एक और क्लास है हमारी, उसके बाद ये वाली क्लास होती है ना। ठीक है, थैंक यू।